जय हिंद साथियों, मैं ओंकार चौबे स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलएच एकेडमी में। एसएलएच एकेडमी द्वारा आप सभी के लिए मध्य प्रदेश की एक अति महत्वपूर्ण स्पेशल सीरीज़ शुरू होने वाली है, जिसमें आप सभी के लिए मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण 1000 संभावित प्रश्न होंगे, जो कि आपको एमपीपीएससी तथा एमपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले लेक्चर की ओर। तो आज के पहले लेक्चर का विषय है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्णतः भू आविष्ठित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी तेलंगाना, डी बिहार। तो आंसर से पहले ये पता करते हैं पूर्णतः भू आविष्ठित प्रदेश क्या होता है। तो पूर्णतः भू आविष्ठित प्रदेश या राज्य वह प्रदेश होता है जिसकी सीमा ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है, ना ही किसी जलीय सीमा को स्पर्श करती है। जलीय सीमा अर्थात ना ही किसी समुद्री सीमा को, ना ही किसी महासागरीय सीमा को। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। अगर बात करें भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो पूर्णतः भू आविष्ठित हैं, तो भारत में ऐसे 5 राज्य हैं जो पूर्णतः भू आविष्ठित हैं, जिसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ऐसे कितने ज़िले हैं जो पूर्णतः भू आविष्ठित हैं, तो मध्य प्रदेश में ऐसे 18 ज़िले हैं जिनकी सीमा ना ही किसी अंतर्राज्यीय सीमा को टच करती है, ना ही किसी जलीय सीमा को टच करती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है। ऑप्शन ए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बी माधव राष्ट्रीय उद्यान, सी संजय राष्ट्रीय उद्यान, डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है तथा इसकी स्थापना सन 1959 ईस्वी में की गई तथा इसका क्षेत्रफल 337 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य उभर के आता है कि जॉर्ज कैसल नामक भवन कहाँ बना हुआ है। तो जॉर्ज कैसल नामक भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान की एक पहाड़ी चोटी पर बना हुआ है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए अगर माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो तात्या टोपे की समाधि स्थल भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है तथा बरही नदी का प्रवाह भी इसी राष्ट्रीय उद्यान से होता है तथा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH3 जो आगरा मुंबई नेशनल हाईवे है, वो माधव राष्ट्रीय उद्यान से ही पास होता है। अगर बात करें मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की, तो मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है तथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली जो कि मंडला जिले में स्थित है तथा सबसे छोटा फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी जिला में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। क्या कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए शिवपुरी का पठार, बी भिंड, सी कैमूर का पठार, डी कुमरा गांव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शिवपुरी का पठार। अगर बात करें कुंवारी नदी की, तो कुंवारी नदी यह सिंध की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम शिवपुरी जिला में बैराट के निकट स्थित है। यह मुरैना के पठार के जल विभाजक द्वारा चंबल तथा कूनो से पृथक हो जाती है तथा पूर्व में चंबल नदी के समानांतर बहती हुई भिंड जिले के लाहार तहसील में सिंध से मिल जाती है। अगर बात करें इसके किनारे बसे हुए शहर की, तो इसके किनारे बसे हुए शहर विजयपुर जो कि श्योपुर में आता है तथा कैलाशरस जो कि मुरैना जिला में आता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं उनका घटता क्रम होगा। मतलब ऐसे राज्य जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, परंतु वह राज्य सबसे पहले आएगा जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा साझा होती है तथा जिसका सबसे कम सीमा साझा होता है वह सबसे लास्ट में आएगा। तो उस क्रम को हमें बताना है। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात कि मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है। राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, फिर गुजरात। मतलब कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य गुजरात तथा सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य राजस्थान। अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश की सीमा कौन से राज्य के सर्वाधिक जिलों के साथ साझा होती है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के जिले जो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करते हैं।
तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति है। ऑप्शन ए 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 74 डिग्री 09 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा ऑप्शन सी 22 डिग्री 15 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, डी 22 डिग्री 15 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश की। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक विस्तार की। तो मध्य प्रदेश एक उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में स्थित राज्य है तथा इसका उत्तरी अक्षांश का विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक हुआ है। मतलब कहाँ से कहाँ तक हुआ है? बुरहानपुर से मुरैना तक। इसका मतलब कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम बिंदु बुरहानपुर तथा सबसे उत्तरी बिंदु मुरैना है, जिनके बीच की दूरी 605 किलोमीटर। अगर बात करें देशांतरी विस्तार की, तो मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार 74 डिग्री 09 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर में है, जो कि अलीराजपुर से लेकर सिंगरौली तक। मतलब कि अलीराजपुर जो कि सबसे पश्चिम में स्थित जिला है तथा सिंगरौली सबसे पूर्व में स्थित जिला है, इनके बीच की दूरी 870 किलोमीटर है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल की, तो मध्य प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अन्न का भंडार या रोटी का डलिया किस पठार को कहा जाता है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड का पठार, बी मध्य भारत का पठार, सी मालवा का पठार, डी रीवा का पठार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मालवा का पठार। अब बात करें इसका नाम मालवा का पठार क्यों पड़ा, तो यहाँ निवासरत जनजाति मालवा जनजाति के नाम पे इसका नाम मालवा का पठार पड़ा। अगर मालवा के पठार के बारे में बात करें तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। मतलब यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूभाग में फैला हुआ पठार है तथा यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% भूभाग कवर करता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 88,282 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें इसके जिलों की, कौन कौन सी जिलों में इसका विस्तार है, तो यह इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, धार, भोपाल, विदिशा 18 ऐसे अन्य आंशिक जिले हैं जिनमें इसका विस्तार है। अगर बात करें इसके सबसे ऊंची चोटी की, तो सिगार चोटी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 881 मीटर है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मालवा के पठार को लेके कि लावा का साक्ष्य किस पठार से मिलते हैं, तो लावा के साक्ष्य मालवा के पठार से मिलते हैं तथा इसका निर्माण भी ज्वालामुखी अपरदन तथा दक्कन ट्रैप के अपरदन से हुआ है। तथा अगर बात करें जलवायु की, तो इसका जलवायु समशीतोष्ण है। इसीलिए चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु में से एक बताया है। अगर थोड़ा सा फाहियान के बारे में जान ले, तो फाहियान पहला चीनी यात्री है तथा वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, अन्न का भंडार, बी मध्य भारत का पठार, उपमहाद्वीपीय पठार, रीवा पन्ना का पठार, विंध्यन कगारी प्रदेश, डी बघेलखंड का पठार, सरसों की हांडिया। तो इसका आंसर होगा बघेलखंड का पठार, सरसों की हांडिया। यार बात करें कि यह ऑप्शन बाकियों से भिन्न क्यों है, तो चलिए ऑप्शन ए की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन ए है मालवा का पठार, अन्न का भंडार। मतलब मालवा के पठार के दो अन्य नाम हैं, जिसमें से एक अन्न का भंडार तथा दूसरा रोटी की डलिया है। अगर बात करें मध्य भारत का पठार, तो मध्य भारत के पठार का नाम उपमहाद्वीपीय पठार है तथा इसे चंबल का उप आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। अगर बात करें रीवा पन्ना पठार की, तो रीवा पन्ना पठार को विंध्यन कगारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें डी ऑप्शन बघेलखंड का पठार, सरसों की हांडिया, तो आपको बता दें कि सरसों की हांडिया मध्य भारत के पठार में स्थित एक जिला मुरैना जिला है, उसको बोला जाता है। अब बात करें मुरैना जिला को सरसों की हांडिया क्यों बोला जाता है, तो मुरैना जिले में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सरसों उत्पादन होता है, इसलिए इसे सरसों की हांडिया बोला जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी मध्य प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें वन आच्छादित,
मतलब वन प्लस आच्छादित, हमारे कितने भूभाग पे वनों का फैलाव है वही वन आच्छादित होता है। तो चलिए इसके आंसर की ओर, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों का कुल क्षेत्रफल 25.11% है। मध्य प्रदेश राज्य में देश के कुल क्षेत्रफल का 12.39% वन पाए जाते हैं। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है किस राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है, तो इसका आंसर होता है मिजोरम में। मिजोरम में 84.41% वन पाए जाते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 79.63% वन पाए जाते हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश के कितने भूभाग में वन पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के 77,482 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए मुरैना, बी छतरपुर, सी बालाघाट, डी उज्जैन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला उज्जैन है। अब बात करें उज्जैन में कितने किलोमीटर वनों का विस्तार है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में मात्र 27 वर्ग किलोमीटर वन फैला हुआ है, जो कि संपूर्ण उज्जैन का 0.44% है। उसके बाद शाजापुर आता है जहां 46 वर्ग किलोमीटर वन फैला हुआ है, जो कि शाजापुर का 0.74% है। अगर बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला बालाघाट है, तथा बालाघाट में 4,934 वर्ग किलोमीटर वन का विस्तार है। अगर बात करें बालाघाट के कितने प्रतिशत में, तो बालाघाट के कुल क्षेत्रफल के 53.46% में वनों का विस्तार है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वन तथ्य है वनों को लेकर के नवीन वन नीति कब जारी की गई, तो आपको बता दें 4 अप्रैल 2005 को नवीन नीति 2005 घोषित की गई। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी निर्मित है? ऑप्शन ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, डी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तथा ब्रिटिश काल में सन 1933 में अभय वन बना। कब? सन 1933 में यह अभय वन बना, तथा वर्ष 1952 में वन्य जीव अभयारण्य बना, एवं वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। और बात करें इसके कुल क्षेत्रफल की, तो इसके कुल क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर, तथा यहाँ कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, तो यहाँ प्रमुख रूप से बारहसिंघा पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। अब बात करें इसे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कब घोषित किया गया, तो मध्य प्रदेश के 25वें वर्षगांठ पे बारहसिंघा को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया। अब 25वां वर्षगांठ कब आया, तो 25वां वर्षगांठ 1 नवंबर 1981 को आया। तथा अगर बात करें कुल कितने बारहसिंघा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कुल 349 बारहसिंघा पाए जाते हैं। अगर बात करें बारहसिंघा की, तो बारहसिंघा यह एक हिरण प्रजाति का जीव है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पक्षियों का घर नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? क्या? पक्षियों का घर नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? ऑप्शन ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बी संजय राष्ट्रीय उद्यान, सी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, डी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करें कि इसे पक्षियों का घर क्यों बोला जाता है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 200 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, इसलिए इसे पक्षियों का घर बोला जाता है, जिसमें से लाल सिर वाला गिद्ध प्रमुख पक्षी है। अब बात करें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1981 ईस्वी में की गई, तथा इसका क्षेत्रफल 542 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क कहाँ बना, तो मध्य प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बना। अब बात करें रेप्टाइल पार्क क्या होता है, रेप्टाइल पार्क जहाँ जलीय जीव जो चल सकते हैं उनको संरक्षित रखा जाता है। तो चलिए चलते हैं इसके अन्य तथ्य की ओर। तो इसका अन्य तथ्य है कि इसे वर्ष 2011 में, कब? 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। मतलब पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तथा 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया
था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रमुख दर्शनीय स्थल बंजर घाटी और हालो घाटी का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है? ऑप्शन ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सी माधव राष्ट्रीय उद्यान, डी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने वर्ष 2016 में अपना शुभंकर भूरा सिंह बारहसिंघा जारी किया। अगर बात करें शुभंकर क्या होता है, तो शुभंकर किसी भी व्यक्ति, पशु या वस्तु को कहा जाता है जो भाग्य लाने के लिए माना जाता है। मतलब जो गुड लक, मतलब अच्छा भाग्य लाने के लिए जो किसी नाम को यूज किया जाता है उसे अपन शुभंकर बोलते हैं। तब बात करें शुभंकर यूज कहाँ कहाँ होता है, तो ये कभी कभी किसी चिन्ह के लिए, किसी स्कूल के नाम में तथा पेशेवर खेल समूह को एक शुभंकर नाम रखा जाता है। तो अब शुभंकर से ज़्यादा अगर बात करें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान विश्व एवं भारत का पहला एवं एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर जारी किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखें तो बंजर नदी भी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से प्रवाहित होती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को आम जिला घोषित कर दिया गया है? मतलब मध्य प्रदेश के किस जिलों को मैंगो डिस्ट्रिक्ट नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन ए बालाघाट, बी सीधी, सी खंडवा, डी जबलपुर। तो इसका आंसर होगा जबलपुर। तो बात करते हैं जबलपुर की। तो जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय तथा राज्य विज्ञान संस्थान है तथा इसे संस्कारधानी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें कि थल सेना की छावनी के अलावा उनके आयुध निर्माणियों के कारखाना कहाँ है, तो वह जबलपुर में स्थित है तथा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जबलपुर में स्थित है। अगर आपको बता दें, अगर आम जिला के अलावा अगर ये पूछा जाता मध्य प्रदेश के किस जिले को आंवला जिला घोषित कर दिया गया है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले को आंवला घोषित कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष मोगली लैंड उत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है? ऑप्शन ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सी डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर होगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रतिवर्ष नवंबर माह में बच्चों के मनोरंजन कार्यक्रम मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है, इसीलिए इसे मोगली स्पंद भी कहा जाता है तथा इसका अन्य नाम प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है। और बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना सन 1975 में की गई तथा इसका क्षेत्रफल 758 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करें इसके मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो इसके मध्य से पेंच नदी प्रवाहित होती है, जिससे इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि द जंगल बुक नामक पुस्तक इसी राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर लिखी गई है तथा इसके लेखक रुडवाई किपलिंग हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए नौरादेही, बी बोरी, सी बगदरा, डी रातापानी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नौरादेही। मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य नौरादेही है। और बात करें इसके विस्तार में, तो इसका विस्तार कौन कौन से ज़िले में है, तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सागर, दमोह तथा नरसिंहपुर जिले में है। तथा इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 1194 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी स्थापना सन 1975 में की गई। अब बात करें यहाँ कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, तो यहाँ प्रमुख रूप से बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, जंगली कुत्ता आदि जीव पाए जाते हैं। अगर आपसे यही पूछा जाता कि मध्य प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो सबसे छोटा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य राला मंडल इंदौर है, जो कि 4.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए राजगढ़, बी रीवा, सी शाजापुर, डी आगरमालवा। तो इसका आंसर होगा आगरमालवा। तो बात करें आगरमालवा की गौ अभ्यारण्य की, तो यह मध्य प्रदेश का ही नहीं अपितु पूरे भारत का पहला गौ संरक्षण अभ्यारण्य है।
मतलब यह मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का पहला गौ संरक्षण अभ्यारण्य है। और बात करें इसे गौ संरक्षण अभ्यारण्य की मंजूरी कब मिली, इसे वर्ष 2011-12 में मंजूरी मिली तथा इसका कुल क्षेत्रफल 90 वर्ग किलोमीटर है। और बात करें मध्य प्रदेश के दूसरे गौ अभ्यारण्य की, तो मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य बसामन मामा गौ विहार जो कि रीवा में है अभी प्रस्तावित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो बायोस्फीयर रिजर्व वह जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र होता है जो कि अपने जैवमंडल वातावरण का संतुलन बनाए रखता है। तो इसका आंसर को जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3। तो मध्य प्रदेश में ऐसे 3 हैं जो कि बायो रिजर्व क्षेत्र हैं। वह कौन कौन से हैं? पहला पंचमढ़ी जो कि 1999 में घोषित किया गया, दूसरा अमरकंटक जो कि वर्ष 2005 में घोषित किया गया तथा तीसरा पन्ना जो कि वर्ष 2011 में घोषित किया गया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए सिंगरौली, बी सीधी, सी बालाघाट, डी शहडोल। तो उससे पहले आपको बता दें मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से मानक समय रेखा होकर गुजरती है। अगर बात करें भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश है। और बात करें इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो इसका प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी में है। अब नैनी ये मिर्ज़ापुर के निकट एक क्षेत्र है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए कैलाश सांख्यला, बी शेर सिंह राठौर, सी कैलाश जोशी, डी प्रकाश चंद्र सेठी। तो इसका आंसर होगा कैलाश सांख्यला। अब बात करें कैलाश सांख्यला की, तो कैलाश सांख्यला मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता हैं। अगर बात करें विश्व के टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है, तो विश्व के टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गिनी मोनफोर्ड है। कौन? गिनी मोनफोर्ड है। तथा वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 जो कि भारत के सर्वाधिक है। मतलब किसी राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या कितनी है? 526 जो कि मध्य प्रदेश में है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। इसीलिए प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1 अप्रैल 1973 से लागू की गई। मध्य प्रदेश में 1974 में सर्वप्रथम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया। मतलब सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ कहाँ किया गया? तो सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। यह डिटेल है मध्य प्रदेश में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन ए राजगढ़, बी शाजापुर, सी उमरिया, डी कटनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शाजापुर। अब बात करें मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के 14 जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर बात करें कि यह कौन कौन से ज़िले हैं, तो यह ज़िले रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया तथा शहडोल है। तो चलिए आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन जिनका आंसर आप लिखोगे। पहला क्वेश्चन ये है कि कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरती है। सिर्फ आपको नंबर लिखना है कि कुल कितने देशों से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उनका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर लिखें। मतलब भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, सबसे पहले आपको पश्चिम से शुरू करना है तथा पूर्व तक लिखना है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।